हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम 9th एंड 10th पॉइंट देखते हैं। टोटल 14 होते हैं, तो अब हम 9th एंड 10th कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे। सो 9th इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन को आप रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। तो क्यों बोल सकते हैं रियलाइजेशन? जब भी आपको कोई कैश रिलीज होता है, ओके, किसी भी चीज से, जैसे सपोज आपने कोई भी सेल्स करी, जैसे हमारा रेवेन्यू जो होता है वो हमारी बिजनेस ऑपरेशन से जो हमें अमाउंट मिलता है वही हम उसे रेवेन्यू कहते हैं। ओके, तो जैसे कैपिटल एक आपकी इनकम होती है, तो कैपिटल इनकम आपको कभी कभी जनरेट होती है, रेयरली जनरेट होती है जब आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं। ओके, बट रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? वो इनकम होती है जो कि आपको रिकरिंग नेचर की होती है, जो आपको अपने बिजनेस ऑपरेशन से रिलीज होती है। ओके, तो अब भाई रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, हमें रेवेन्यू का मीनिंग तो पता है, बट यहाँ पे हमने रियलाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन ये क्या वर्ड है, तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो होता ये है कि जब भी आप कोई भी सेल्स करेंगे, ओके, आपने वो सेल्स कभी भी करी हो, पर जब भी उस सेल्स का अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, ओके, तो जब भी आपको वो अमाउंट रिसीव होगा, उस रिसीव अमाउंट को हम ना देखते हुए, उस डेट को ना देखते हुए, हम वो देखेंगे कि हमने गुड्स की ट्रांसफर, हमने ओनरशिप कब ट्रांसफर की है। वो जो आपकी डेट होगी ना, वो मैटर करेगी कि आपको रेवेन्यू एक्चुअली में डीम्ड कब हुआ था, कि आपने रिलीज किया। ओके, मीन्स आपको मिला है। तो आपको रेवेन्यू जनरेट जब भी ऐसा हो कि आपने कोई सेल्स करी है और आपको लग रहा है कि हाँ, इससे मुझे रेवेन्यू इन फ्यूचर भी जनरेट होगा, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को नोटिस करेंगे। ओके, जैसे सपोज यहाँ पे मैं आपको इसको पहले एक्सप्लेन करूंगी, देन आई विल शो विद द एग्जांपल। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट डिटरमाइंस द टाइम। कौन सा टाइम? एक टाइम जो भी आपने जिसमें रेवेन्यू रिलीज करा हो, टाइम या फिर वो पर्टिकुलर पीरियड जिसमें आपको रेवेन्यू रिलीज हुआ है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन किससे रिलेटेड नहीं है? नॉट रिलेटेड विद द रिसिप्ट ऑफ कैश, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको कैश कभी भी रिलीज हुआ हो। इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करेगा? आपने सेल्स कब करी है। ओके, आपको रेवेन्यू डीम कब हो रहा है कि आपको रिलीज होगा। ओके, वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए, बाय एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। सपोज कि मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल को मुझे कोई ऑर्डर मिलता है। ओके, यहाँ पे मुझे 1 अप्रैल को ऑर्डर रिसीव हुआ। 20 अप्रैल को वो ऑर्डर पूरा हो गया, मींस मैंने सेल कर दिया वो गुड्स जिसका मुझे ऑर्डर मिला था। तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट कब हुआ? 20 अप्रैल को। ओके, और इसका अमाउंट मुझे आ रहा है 3 मई को, कैश रिलीज हो रहा है मुझे। ओके, तो मेरे लिए रेवेन्यू एक्चुअल में जनरेट किस दिन हुआ? 20 अप्रैल को। ऑर्डर आ गया, अब जब ऑर्डर जाएगा उसी दिन तो मैं मानूंगी कि मेरे गुड्स की जो ओनरशिप थी वो ट्रांसफर हो गई। ओके, तो 20 अप्रैल जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा कि 20 अप्रैल को आपने इतना सेल करा था माल। ओके, तो हमारे लिए मैटर कौन सी डेट करी है? 20 अप्रैल। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपका एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट किस दिन हो गया था? 20 अप्रैल को। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस भी बता देती हूँ इसमें। जैसे फर्स्ट एक्सेप्शन है आपका, सपोज मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ओके, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा चलने वाला है, तो भाई जितना भी मैंने, सपोज मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 2 इयर्स के लिए, तो अब मैं तो अपना अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 ईयर के लिए करूंगी। ओके, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा जितना भी अमाउंट होगा, सपोज 20 लाख है। ओके, तो 20 लाख का जो अमाउंट है, अभी मेरा 1 ईयर में उससे रिलेटेड कितना खर्चा हो रहा है? 10 लाख का हो रहा है। तो मैं अपनी बुक्स में ये 10 लाख को शो करूंगी, जितना मुझे अमाउंट अभी रिलीज हो रहा है और जितना मैं उसको उस अमाउंट के बदले वर्क करके दे पा रही हूँ। तो जितना भी आप
अमाउंट के बदले उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, ओनली दैट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड फॉर दैट सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड। अंडरस्टूड। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे सपोज आपने कोई सेल्स करी हो इंस्टॉलमेंट में, तो भाई आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है, जितनी आपने सेल्स करी है इंस्टॉलमेंट में, जितना आपको रिलीज हुआ है, जितना आपने उसको सर्विसेज दिए, गुड्स दिए, उतना ही अमाउंट आप उसमें रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। अंडरस्टूड। तो ये होता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर विद द डेप्थ। ओके, तो पूरा अच्छे से आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो अब यहाँ पे जैसे हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है कि भाई हम कुछ मैच करने वाले हैं। ओके, तो अब क्या मैच करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम मैच करेंगे हमारे रेवेन्यूज को, किससे मैच करेंगे, अपने एक्सपेंसेस से। ओके, किससे मैच करेंगे आप रेवेन्यू को, एक्सपेंसेस से। इन दोनों के बीच में आप मैचिंग करेंगे कि सपोज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये देख लीजिए। फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या डिटरमाइन करना होता है हमें लास्ट में, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आपको क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करना होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। आप क्या करेंगे, पहले अपना रेवेन्यू देखेंगे कि भाई आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब उस रेवेन्यू के जनरेशन के लिए मींस आपने उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितना कॉस्ट इनकर्ड किया है, अब आप वो भी तो देखेंगे, तभी तो आपको अपना नेट प्रॉफिट मिलेगा। ओके, कि आपने हम लोग जब भी कोई, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंस कर देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाएगा। देखिए सपोज मैंने यहाँ पे 50,000 के गुड्स बेचे। ओके, अब इस 50,000 के गुड्स को बेचने के लिए मैंने क्या करा, 10,000 रुपीज की कॉस्ट इनकर्ड कर दी। ठीक है, तो मेरा जब भी मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी मैं मैच करने बैठूंगी कि अरे मैंने तो 10,000 की कॉस्ट इनकर्ड की थी बट मुझे तो 50,000 इन रिटर्न मिला, तो क्या ये 50,000 पूरा मेरा नेट प्रॉफिट है? नो, मेरा नेट प्रॉफिट क्या निकलेगा, 50 माइनस 10 करने पे निकलेगा रुपीज 40,000। ओके, तो ये जो 40,000 है ना, ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट। और ये कब निकलता है, जब हम किसी भी रेवेन्यू को रिलीज होने के बाद में उसे मैच करते हैं उस कॉस्ट इनकर्ड से जो हमने उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इनकर्ड की थी। अंडरस्टूड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए सपोज अभी मैं आपसे बात करती हूँ सैलरी की। सपोज यहाँ पे मैंने सैलरी की बात की, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उस सैलरी को भले ही आउटस्टैंडिंग रखा हो किसी एम्प्लॉय की, पर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उसने पूरे 12 मंथ्स काम किया है। ओके, उसने पूरे, आपके एम्प्लॉय ने पूरे 12 मंथ्स काम किया है, भले ही आपने उसे 11 मंथ्स की ही सैलरी पे किया है अभी तक। किसी रीजन से आपका 1 मंथ का जो सैलरी है ना, वो क्या चल रहा है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, मीन्स जो आपको ड्यू है, आपको जो उसे देना है बाद में। तो भाई ये जो 11 मंथ की सैलरी है उसका बेनिफिट आपने ले लिया। ओके, अब ये जो 1 मंथ की सैलरी है ये आउटस्टैंडिंग है, बट काम तो आपके एम्प्लॉय ने अभी किया ना, और उससे आपको रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, तो आप इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी अपनी बुक्स में लिखेंगे, बिकॉज उससे भी आपको अपना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर वो एम्प्लॉय काम ही नहीं करता तो आपको रेवेन्यू कैसे मिलता? तो भाई ईच पर्सन हैज डिफरेंट आइडेंटिटी इन आवर बिजनेस एंटरप्राइज, उसका अपना एक रोल प्ले करता है, वो अपनी एक आइडेंटिटी लेकर चलता है। आपका मैनेजर है, वो उसके बिना भी आपका काम नहीं चल सकता। ओके, अगर कोई और भी एम्प्लॉय है जो कि उसके मैनेजर के अंडर में आपका काम करते हैं, तो भाई हर एक एम्प्लॉय का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर कोई भी मिसिंग हो जाएगा टीम में से तो आपकी पूरे रेवेन्यू पे पूरा असर डलेगा। ओके, तो इसलिए क्या करेंगे आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी है बट अगर आपने उससे भी रेवेन्यू जनरेट किया है और आपको फायदा मिला है इसी अकाउंटिंग पीरियड में, तो आप उसे भी शो करेंगे। आई होप दीज 2 कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अभी तक हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हुए उन्हें प्लीज रिवाइज करिए और अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को आप
जितना रिवाइंड कर करके पढ़ेंगे आपको ये मेमोरी में फिट हो जाएंगे और आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाले हैं। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपना कोर्स जो है कंटिन्यूअस चलाते रहिए। थैंक यू।